प्रोसेस ग्रुप्स का स्टार्ट करके हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि 5 टोटल हमारे पास प्रोसेसेस होंगे बेसिकली, और हर प्रोसेस के अंदर फिर सब प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते होंगे जिनकी कैटेगरीज हमने डिटेल में देखी हुई थी। और मेजरली हमने बात की थी कि 5 हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर सब प्रोसेसेस आ जाते हैं, और 48 के करीब टोटल प्रोसेसेस होते हैं। हम उन टोटल 48 प्रोसेसेस को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और हर ग्रुप का एक नाम दे देते हैं। जैसे हमने बात की थी शुरू में, हमारे पास एक इनिशियलाइजिंग प्रोसेस ग्रुप है, फिर हमारे पास प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप है, फिर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप है, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप है, और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप आ जाता है। अगर एक डायग्राम आपको याद हो जिसमें हमने बात की थी कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप जो है बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस ग्रुप है जो पैरेलल काम करता है। बाकी प्रोसेस ग्रुप तो सीक्वेंस में चलते हैं ना, जैसे इनिशियलाइजेशन पहले होगा, फिर प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग। लेकिन ये मॉनिटरिंग जो है ये पैरेलल है। मॉनिटरिंग जब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसी वक्त मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग भी हो रही होती है, ताकि प्लानिंग्स में या एग्जीक्यूशन में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, जहाँ जहाँ कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस ग्रुप होगा वो उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सके और कंट्रोल कर सके उन प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो ये पैरेलल हमने बात की थी कि ये हमारे पास पैरेलल काम कर रहा होता है। और जब सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट वन प्रोसेस ग्रुप जो हमारे पास होता है वो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप होता है। तो इन सेपरेट सेपरेट प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर, जैसे इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप, फिर प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप, और फिर हमारे पास एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप, इनकी डिटेल भी हमने वन बाय वन करते जो है देखी थी कि क्या क्या इनके अंदर जो है वो सब प्रोसेस आते हैं। अभी आज के दिन के लिए हमारे पास जो है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप होगा जिसमें हम बात करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमने बेशुमार चीज़ें देखी हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी हमने देखा था, प्रोजेक्ट चार्टर भी देखा था। तो प्रोजेक्ट चार्टर की कुछ इनपुट्स भी हमने देखी थी जो कि इनिशिएट प्रोसेस ग्रुप के अंदर आ जाती हैं सारी चीज़ें। स्टेक होल्डर्स की भी हमने मल्टीपल टाइप्स हैं वो देख ली थी इसके अंदर। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हमने देखा था जो कि प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर आ जाता है। और एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप के अंदर फिर आपको याद होगा हम क्या करते हैं, बेसिकली रिक्रूटमेंट्स वगैरह करते हैं। जो हमने प्लान की होती हैं चीज़ें हम उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं, हायरिंग्स करते हैं, टीम्स बनाते हैं। इस तरह के काम जो है वो हम एग्जीक्यूशन के अंदर परफॉर्म करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस ग्रुप है वो है बेसिकली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप। इस प्रोसेस ग्रुप का बेसिकली काम ये है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग परफॉर्म करते रहना, मतलब जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे और जो एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स हमारे हैं इन रिजल्ट्स का कंपैरिजन करते रहना, ताकि रिजल्ट्स में जो डेविएशंस हैं या रिजल्ट्स में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं या जो रिजल्ट्स के अंदर गैप्स हैं, हम उन गैप्स को बेसिकली मिनिमाइज कर सकें, उन गैप्स को कंट्रोल कर सकें। ये बेसिकली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप का पर्पस है जो हमने किसी तरह से जो है वो अचीव करना होता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप में आप क्या करते हो, कलेक्टिंग परफॉर्मेंस डाटा। आप जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, मतलब जो एग्जिस्टिंग आपका इस वक्त जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस होती है आपकी, आप उसके रिकॉर्ड को कलेक्ट करते हो, और फिर जो आपकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होती है आप उसके साथ उसको जो है वो कंपेयर करते हो। फिर जो भी डेविएशंस आती हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं या जो भी गैप्स आते हैं, आप क्या करते हो उन गैप्स के ऊपर फिर चेंजेस परफॉर्म करते हो। तो जब भी चेंजेस परफॉर्म की जाती हैं तो चेंजेस को कंट्रोल भी आप लोगों ने करना होता है, इसलिए यहाँ पे चेंज कंट्रोल का भी एक आ जाएगा आपके पास। दोज प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू ट्रैक, अब यहाँ बताए जा रहे हैं कि कौन से प्रोसेसेस बेसिकली मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग में आएंगे। दोज प्रोसेसेस required to track, review and regulate the processes
एंड रेगुलेट द प्रोग्रेस, मतलब ऐसे प्रोसेस जो कि ट्रैकिंग करने में, ट्रैकिंग का मैंने आपको पहले बता दिया है, जैसे आप सीसीटीवी कैमरास लगा के फिजिकली ट्रैकिंग कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस जो कि ट्रैकिंग करने में, रिव्यू करने में, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एक दफ़ा रिव्यू करने के लिए, फिर रेगुलेट करने के लिए कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आए हैं आप उन चीज़ों को ठीक करो, रेगुलेट करने के लिए प्रोग्रेस को एंड परफॉर्मेंस को ऑफ द प्रोजेक्ट की। तो इसमें ऐसे प्रोसेसेस आएंगे जो बेसिकली ट्रैकिंग, रिव्यूइंग और रेगुलेटिंग के लिए जो है वो यूज़ किए जाएंगे। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई एनी एरियाज इन विच चेंजेस टू द प्लान आर रिक्वायर्ड। फिर आप क्या करते हो, जब ये ट्रैकिंग वगैरह हो जाती है, रिव्यू वगैरह हो जाता है, तो कुछ एरियाज आप आइडेंटिफाई करते हो जहाँ पे आप लोगों को चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ पे बेसिकली आपने उन एरियाज को आइडेंटिफाई भी करना होता है एंड इनिशिएट कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस। और जो चेंज कंट्रोल और चेंजेस की हम बात करते हैं, आप मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर वो चेंजेस भी परफॉर्म करते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन कंसीडर की जा सकती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप की। यहाँ उसने इसी चीज को डिफाइन किया हुआ है, दिस प्रोसेस ग्रुप इन्वॉल्व्स एवरी नॉलेज एरिया except for human resources and is where the performance of the project is measured and action is taken based on analysis of this data। यानी कि जितने नॉलेज एरियाज हमने पढ़े हुए हैं, तकरीबन सारे नॉलेज एरियाज इसमें जो है वो फॉल करते हैं, सिवाय ह्यूमन रिसोर्सेज के एस्टिमेशन के। रिजल्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस आर कंपेयर्ड अगेंस्ट द प्लान। मैं पहले बात कर रहा हूँ कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं आप उनके साथ कंपेयर करते हो एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स को, एंड वेयर द डिफरेंसेस एग्जिस्ट, और कहाँ गैप आ रहा है, कहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप वो डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हो। फिर करेक्टिव एक्शंस करते हो, उस गैप को ठीक करने के लिए, उस डिफरेंस को ठीक करने के लिए आपको जो भी मुनासिब लगता है करेक्टिव एक्शन, आप वो करेक्टिव एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हो। करेक्टिव एक्शन इज टेकन आइदर टू चेंज द प्लान, या तो आप प्लान को चेंज करोगे, और वे इन विच प्लान इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, या उस प्लान को जैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उस मेथडोलॉजी को आप चेंज कर दोगे। ठीक है, अगर आपके पास गैप आता है तो ये नीचे एक सिंपल सी डायग्राम है, तो बेसिकली यही चीज़ शो करती है कि जब गैप आएगा, जब डिफरेंस आएगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आपने कैसे जो है उसको टैकल करना है। जैसे ये देखें, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट प्रोजेक्ट प्लान, यहाँ परफॉर्मेंस की कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, अब दो ही चीज़ें इसमें हो सकती हैं कि डिफर्स फ्रॉम द प्लान, कि आपकी जो आउटपुट्स हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं, वो आपकी प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं हैं, या दूसरी ऑप्शन ये है मीट्स द प्लान रिक्वायरमेंट्स, आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपके जो आउटपुट्स हैं, वो आपकी प्लान्ड रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, मतलब जैसे आपने सोचा हुआ था वैसे ही चल रहा है। अगर तो वैसे ही चल रहा है तो फिर तो आप कंटिन्यू करोगे एज पर प्लान, जो प्लान है उसी को मूव करोगे आप। लेकिन अगर डिफरेंसेस आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको याद होना चाहिए आपके पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है। अगर तो डिफरेंसेस आते हैं तो आपने क्या करना है, टेक करेक्टिव एक्शंस एंड आइडेंटिफाई कॉजेज। तो आपने क्या करना है, उन डिफरेंसेस को ठीक करने के लिए जो आपके अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, जो करेक्टिव एक्शंस हैं, आपने वो इम्प्लीमेंट कर देनी है और आइडेंटिफाई कर देना है कॉजेज को। ठीक है, इस काम को कैसे करना है आप लोगों ने, बेसिकली जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई डिफरेंस आएगा तो आपने क्या करना है, उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए उसका करेक्टिव एक्शन परफॉर्म कर देना है। अब अगर नेक्स्ट टाइम वही प्रॉब्लम आ जाए तो क्या नेक्स्ट टाइम फिर से आप दोबारा से टीम के लोग बैठोगे और दोबारा से डिसाइड करोगे कि आपने इस डिफरेंस को कैसे ख़त्म करना है? ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। तो बेहतर तो ये था कि जब फर्स्ट टाइम डिफरेंस आया था तो फर्स्ट टाइम ही जब आपने करेक्टिव एक्शन लिया तो आपको वो करेक्टिव एक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में भी रेप्लिकेट करना चाहिए था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में भी चेंजेस करनी चाहिए थी, ताकि वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो आपका अपडेटेड है वो नेक्स्ट टाइम भी यूज़ हो सके। तो इसलिए यहाँ पे देखें,
तो जो करेक्टिव एक्शंस लिए होंगे आपने आपने उन करेक्टिव एक्शंस को प्लान में भी अमेंडमेंट करनी है, प्लान में भी रेप्लिकेट करना है या रिफ्लेक्ट करना है। तो यहाँ देखें आपने प्लान को भी अमेंड कर दिया और इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान जो है आपकी, जो आपके प्लान को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, आपने उसको भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई एक्टिव एक्शन लिए जाएंगे दो चीज़ें आपको करनी होंगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में भी चेंजेस करनी होंगी, साथ ही साथ जो आपका उस मैनेजमेंट प्लान को यूज़ करने का मेथड है, यूज़ करने की टेक्निक है, इम्प्लीमेंट करने की टेक्निक है, आपने उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देना है। तो ये एक यूं कह सकते हैं डायग्राम आपको बेसिकली बता रही है कि कैसे आपने जब भी कोई परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस आएंगे तो कैसे आपने उसको टैकल करना है। जी यहाँ तक ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं? जी सर। ये बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं आप लोगों की क्लास के, रिमूव किए हुए हैं वहां से या वैसे नहीं क्लास ले रहे? नो सर, रिमूव तो नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे। हिना है यहाँ पे? हिना, तमीम, हिना नो। इधर है? ये सर तमीम है। तमीम, तो इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। प्रोजेक्ट प्लान, एक्टिविटीज़, रिस्क, रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई एंड एवेल्यूएट डिफरेंसेस एंड देयर कॉजेज। यहाँ बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, इवेल्यूएट कर रहे हो डिफरेंसेस को, और उसके साथ ही आप क्या कर रहे हो, आप करेक्टिव एक्शंस को एक्शन करेक्टिव एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो। बेसिकली ये जो सेंटर वाली है ना चीज़ आपकी, ये यहाँ आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहे हो। अब मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है, प्रोजेक्ट का प्लान होना चाहिए। तो ये देखें, आपने प्रोजेक्ट प्लान एज एन इनपुट दिया इस मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग को, आइडेंटिफाई एंड एवेल्यूएट डिफरेंसेस को। यहाँ आपने कंपैरिजन करना था या यहाँ आपने क्या करना था, डिफरेंसेस फाइंड आउट करने थे। तो डिफरेंसेस तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रोजेक्ट प्लान ना होगा, उसके साथ साथ मेजरमेंट्स नहीं होंगी। किस चीज़ की? आपने प्रोजेक्ट प्लान तो आपको ये बता देगा कि आपके एक्सपेक्टेड प्लान्स क्या थे। अब उन एक्सपेक्टेड प्लान्स को किस रिजल्ट्स के साथ या किस प्रोग्रेस के साथ आपने मेजर करना है या कंपेयर करना है, या किस प्रोग्रेस के साथ आपने मैच करना है। जो एग्जिस्टिंग प्रोग्रेस आपकी है या जो एक्चुअल प्रोग्रेस जो है, जो एक्चुअल आपके रिजल्ट्स हैं या जो एक्चुअली आपने काम किया है, बेसिकली वो यहाँ से आपको मिलेगा, एक्चुअली यहाँ से मिलेगा और आपका एक्सपेक्टेड यहाँ से मिलेगा। फिर ये दोनों एज एन इनपुट यहाँ आएंगी और यहाँ पे आके क्या होगा, फिर आइडेंटिफिकेशन होगी और एवेल्यूएशन होगी डिफरेंसेस की, कि क्या एक्चुअल में और एक्सपेक्टेड में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आ रहे हैं तो किन रीजंस की वजह से आ रहे हैं, आपने वो रीजंस भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने करेक्टिव एक्शंस को परफॉर्म करना होता है। उसके लिए आप चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, चेंज रिक्वेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, रेमेडियल एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अब प्लान्स को अब अमेंड करेंगे, प्लान को रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये सारे काम आप करेंगे। तो परफॉर्मेंस डाटा को कलेक्ट करने के बेशुमार आपके पास मैकेनिज्म्स होंगे। यहाँ पे उन मैकेनिज्म्स को बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर बताया गया कि एक प्रोजेक्ट टीम जो है ना, उसकी जो रिपोर्टिंग का जो मैकेनिज्म होना चाहिए या रिपोर्टिंग की जो अप्रोच होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। मतलब जो रिपोर्ट्स हैं आप वही रिपोर्ट्स आगे भिजवाएं। आपकी रिपोर्ट्स बड़ी शॉर्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट्स बड़ी एक्यूरेट किस्म की होनी चाहिए, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी अप टू डेट होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। ये सारे फीचर्स किसी भी रिपोर्ट में क्यों होने चाहिए और किसी भी रिपोर्टिंग टीम में क्यों होने चाहिए, ये ज़रा सुन लें। देखें, आप रिपोर्ट कर रहे हो अपने एग्जेक्टिव को, अगर आप अपने एग्जेक्टिव को प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर रहे या वो रिजल्ट्स रिपोर्ट नहीं कर रहे जो इस वक्त एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, तो आपका जो एग्जेक्टिव होगा वो डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट कर सकेगा,
वो कंपैरिजंस कैसे परफॉर्म कर सकेगा? तो आपका जो भी एग्जेक्टिव होगा वो कभी भी 100% एक्यूरेट डिफरेंसेस या एक्यूरेट कंपैरिजंस परफॉर्म नहीं कर सकेगा अगर आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो इसलिए एक प्रोजेक्ट टीम जो है उसकी जो रिपोर्टिंग का जो मैकेनिज्म है या रिपोर्टिंग की जो अप्रोच है वो बड़ी ऑनेस्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। तभी जाके आपका जो एग्जेक्टिव होता है वो प्रोग्रेस को अच्छी तरह से कंपेयर कर पाता है, एनालिसिस कर पाता है अच्छी तरह से। फिर मॉनिटरिंग में आ जाता है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल के बारे में हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा बात की है कि आपको चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं, आप वो चेंजेस परफॉर्म करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सोर्स ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस, कि आपने जो चेंज परफॉर्म करनी है वो चेंज किस वजह से परफॉर्म करेंगे, उस चेंज का सोर्स क्या है। पहला तो यह है टेक्निकल सोर्स। मसलन आपके पास जो इस वक्त सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा है वो सॉफ्टवेयर जो है वो किसी नए सिस्टम के लिए या अपडेटेड सिस्टम के लिए बनाया गया था, लेकिन इस वक्त आपके पास जो सिस्टम जो सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जो आपके पास हार्डवेयर है इस वक्त, सपोज आपका हार्डवेयर जो है वो आपके सॉफ्टवेयर या सिस्टम के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ टेक्निकल चेंजेस करनी पड़ेंगी अपने हार्डवेयर के अंदर ताकि आपका हार्डवेयर सपोर्ट कर सके या कंपैटिबल हो सके आपके सॉफ्टवेयर के साथ। पहली तो ये होगी टेक्निकल चेंज। अब जो हमने चेंज की है किस वजह से की है, टेक्नोलॉजी की वजह से की है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कि आपको कोई ऐसी चेंज परफॉर्म करनी पड़ जाए जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज करो या ऑर्गेनाइजेशनल टीम के जो मेंबर्स हैं उनको चेंज करो। अगर तो टीम के मेंबर्स की चेंज की वजह से या किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की चेंज की वजह से आपको प्रोजेक्ट में चेंज करनी पड़ती है, तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉज बनती है या ऑर्गेनाइजेशनल सोर्स बनता है। ठीक है, सोर्स ऑफ चेंज बनता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल चेंज। सपोज आप एक ब्रिज बना रहे हो, सपोज, तो आपने जिस जगह पे ब्रिज बनाना है, सपोज उस जगह पे अचानक से जो है वो एनवायरमेंटल चेंजेस आ जाती हैं। सर्द हवाएं जो है वो ज़्यादा या ज़्यादा तेज़ हवाएं जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आपने पहले ही रिस्क आइडेंटिफिकेशन में या रिस्क के अंदर आपने मैनेज की होती हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चेंजेस होती हैं एनवायरनमेंट में जो आपने ऑलरेडी मैनेज नहीं की होती। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, जो अचानक से आपके एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आती हैं, आपको उन चेंजेस की वजह से अपने प्रोजेक्ट में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, आपको अपने प्लान में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो प्रोजेक्ट में वो चेंजेस जो किसी एनवायरनमेंट की वजह से हों वो बेसिकली आपकी एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं। नेक्स्ट है एंड यूज़र। एंड यूज़र ने रिक्वायरमेंट्स आपको लिख के दी, आपने उसका सॉफ्टवेयर बनाया, अभी 60% बनाया था, तो एंड यूज़र आपके पास आ गया और कहता कि जनाब मुझे ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स मज़ीद ऐड कर दो और थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स को कट कर दो इसमें से, क्योंकि अब मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो मेरा नेचर ऑफ टास्क है या जो नेचर ऑफ वर्किंग है वो चेंज हो गई है। तो अब जो प्रोजेक्ट में आपको चेंजेस परफॉर्म करनी पड़ रही हैं वो किसकी वजह से परफॉर्म करनी पड़ रही हैं, एंड यूज़र की वजह से परफॉर्म करनी पड़ रही हैं। तो प्रोजेक्ट में किसी किस्म की भी जो चेंज आप परफॉर्म करते हैं वो इन 4 सोर्सेज में से किसी एक सोर्स की वजह से होगी। ठीक है, ये 4 सोर्सेज हैं टोटल आपके, इनमें से किसी एक सोर्स की वजह से आपकी चेंज जो है वो होगी। ये 1 बाय 1 डिफाइन किया गया इन रीजंस को। फिर प्रोजेक्ट चेंजेस जज्ड बाय देयर इफेक्ट ऑन, कि आपकी प्रोजेक्ट की जो चेंजेस हैं वो कितनी अच्छी हुई हैं, इस चीज़ को आपने जज करना है इन फैक्टर्स के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा उस इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अगर इन फैक्टर्स के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है अगर तो वो पॉजिटिव इफेक्ट है तो दैट मीन्स कि आपके जो प्रोजेक्ट में चेंज परफॉर्म की गई है वो बड़ी ज़बरदस्त चेंज परफॉर्म की गई है। उस चेंज को परफॉर्म करने की वजह से कोई नई प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई। ठीक है, सपोज आपके पास एक सिनेरियो आता है, आपको कहा जाता है कि आपने कुछ कोड्स को चेंज करना है, तो आप
कैसे कह सकेंगे कि मैंने उस कोड को बड़े अच्छे तरीके से चेंज किया है या मैंने उस कोड को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपडेट कर दिया है? आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये 5 फैक्टर्स हैं। अगर आपके ये 5 फैक्टर्स जो हैं इनके ऊपर अगर इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा तो आप कहेंगे कि आपकी चेंज जो है वो बड़ी जबरदस्त हुई है। मसलन आपको कहा जाता है कि आप कुछ लाइंस कुछ अपडेट कर दें, तो आप क्या करोगे? उन लाइंस को जब अपडेट करोगे, अगर तो आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ती तो दैट मीन्स कि आपकी पॉजिटिव इफेक्ट होगा कॉस्ट के फैक्टर के ऊपर। इसी तरह से टाइम स्केल, अगर उन लाइंस को कोडिंग में चेंज करने की वजह से एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं लगाना पड़ा या आपने एक्स्ट्रा टाइम के पैसे नहीं लिए या आपने एक्स्ट्रा टाइम के पैसे कस्टमर से नहीं अगर लिए, तो दैट मीन्स कि आपके टाइम स्केल के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। बेनिफिट्स, अगर किसी चेंज को परफॉर्म करने की वजह से आपको थोड़े से बेनिफिट्स मिल जाएं, ठीक है, बजाय इसके कि आप लॉस में जाएं आप बेनिफिट में आ जाएं, तो दैट मीन्स कि आपके प्रोजेक्ट में चेंज करने की वजह से आपको फायदा हुआ है, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। इसी तरह से क्वालिटी, अगर क्वालिटी आपकी रिस्क पे नहीं आती, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज अगर नहीं होता, क्वालिटी मजीद बेहतर हो जाती है या वही क्वालिटी रहती है जो पहले थी, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें जो चेंज की गई है वो एक अच्छी चेंज है। इसी तरह से पर्सोनल में आपके स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं, टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं या आपके एंड यूजर्स भी हो सकते हैं। अगर कोई चेंज परफॉर्म करने की वजह से किसी पर्सोनल को कोई मसला ना हो, मसलन एंड यूजर ने एट द एंड क्या करना है, आपके सॉफ्टवेयर को यूज करना है। अगर आपने कोई ऐसी चेंज परफॉर्म की जिसकी वजह से एंड यूजर को यूज करने में, एंड यूजर को आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि उसको फायदा होगा, अब वो इजीली आपके सॉफ्टवेयर को यूज कर लेगा। आपने कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐड किया हुआ है नया, ठीक है, अपडेशन आपने कर दी, तो इससे क्या होगा, आपकी जो आपने जो चेंज की होगी वो एक पॉजिटिव इफेक्ट कंसीडर की जाएगी पर्सोनल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो आपको बेसिकली क्लियरली डिफाइन करेंगे कि आपने जो चेंज परफॉर्म की है वो चेंज रीजनेबल और बेनिफिशियल है या आपकी वो चेंज जो है वो लॉस में जा रही है। फिर जब चेंजेस आप कर लेते हैं, जब एक कस्टमर या कोई एंड यूजर आपको कहता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको अपडेट कर दो, तो आप क्या करते हैं, प्रॉपर बोर्ड बैठता है, वो बोर्ड इसका फैसला करता है। अब वो जो फैसला होगा या जो चेंज की रिक्वेस्ट की जाएगी कस्टमर की जानिब से या एंड यूजर की जानिब से, उस चेंज की रिक्वेस्ट की आउटकम क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा? सिंपल, या तो आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आपने मान लिया कि आप कहोगे, मतलब आपकी सॉफ्टवेयर की टीम या डेवलपमेंट की टीम ये कहेगी कस्टमर को कि ठीक है हम ये चेंजेस कर देते हैं। या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, आप रिजेक्ट कर दो, आप कहो कि हमने वो चेंजेस परफॉर्म नहीं करनी जो आपने हमसे रिक्वायर्ड की हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन चेंज टू मैच डिलीवरेबल्स, जी कुछ कहना है? जी मेहताब। जी सर। चले, तो दो ही हम बात कर रहे हैं, जब भी चेंजेस की रिक्वेस्ट की जाएगी तो उसकी दो ही आउटकम्स हो सकती हैं, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। या तो हम कहेंगे ठीक है हम आपकी रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, या हम कस्टमर की एंड यूजर की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये दो हमारे पास जो है वो चीजें हो सकती हैं। फिर इसके बाद है देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन एन इशू इज कंसीडर्ड। अब वो बता रहा है कि 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं जब इशू को जो है वो कंसीडर किया जाता है। अ चेंज टू डिज़ाइन और फीचर ऑफ द प्रोडक्ट में बी एग्रीड, वही बातें जो मैं कर रहा था कि यहाँ तो जो चेंजेस होंगी, जो रिक्वायरमेंट होगी चेंजेस की, आप उस पर एग्री कर जाएंगे या आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। या थर्ड ऑप्शन इज अनयूजुअल बट इट does occasionally happen that a deliverable doesn't agree with its specification and changing the specification is better solution than changing the deliverable। वो कहता है बजाय इसके कि आप डिलीवरेबल को चेंज करो, आप स्पेसिफिकेशन को चेंज कर दो, ये ज़्यादा डिजायरेबल और एक ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है। तो ये तो थी इस
मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो हमने बेसिकली परफॉर्म करनी होती हैं। अब आ जाते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के सब प्रोसेसेस के ऊपर। पहला सब प्रोसेस है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। आपने प्रोजेक्ट के वर्क को मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है। ठीक है, मॉनिटरिंग करने के लिए आपके पास बेशुमार मैकेनिज्म्स आ जाएंगी जो हम देखेंगे भी बाद में चैप्टर्स की शक्ल में, जैसे बाल चार्ट्स आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पास प्रोग्रेस बार्स आ जाएंगी आपके पास। इसी तरह से आपके पास कैश फ्लो फोरकास्टिंग्स आ जाएंगी मल्टीपल टाइप्स की। तो ये इस तरह की टेक्निक्स आपके पास आएंगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय दिस प्रोसेस फीड इनटू अदर प्रोसेसेस टू मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। यहाँ पे जितने भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स क्रिएट की जाएंगी वो फर्दर प्रोसेसेस के लिए फ़ायदामंद होंगी, फर्दर प्रोसेसेस में यूज़फुल होंगी। ठीक है, कैसे यूज़फुल होंगी? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, स्कोप को कंट्रोल करने के लिए, शेड्यूल को, क्वालिटी को, बेंचमार्क को, गोल्स को, टाइम स्केल्स को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। इसके ऊपर हमने बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल डिबेट की है कि आपने एक प्लेटफॉर्म बना लेना है, एक मैकेनिज्म बना लेना है जो आपकी चेंजेस को बेसिकली परफॉर्म किया करेगा और आपकी चेंजेस को अलाउ किया करेगा। वो बेसिकली इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। तो जब भी चेंज की रिक्वेस्ट की जाएगी तो वो इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाया करेगा। ठीक है, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का और हर एक डेवलपमेंट टीम का डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। हर डेवलपमेंट टीम अपने मुताबिक उसको जो है वो बना सकती है। नेक्स्ट है वेरीफाई स्कोप। आपने जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट या चेंजेस की रिक्वेस्ट करने से पहले स्कोप था, आपने वो स्कोप और जो अब आपका स्कोप बना होगा इसको भी आपने मेजर करना है, इसको भी आपने बेसिकली वेरीफाई करना है कि कहीं आपका स्कोप तो चेंज नहीं हो गया। समटाइम्स ऐसे होता है जब कुछ चेंजेस की रिक्वेस्ट की जाती है तो उसकी वजह से आपका स्कोप भी चेंज हो जाता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो स्कोप है, वाइडर स्कोप, वो चेंज ना हो। ठीक है, अगर चेंज हो भी जाता है तो आपने उसको कंट्रोल कर लेना किसी तरीके से। तो वेरीफाई स्कोप में क्या है? दिस प्रोसेस फॉर्मली एक्सेप्ट्स प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स एज बीइंग कंप्लीट। क्या आपके जो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स कंप्लीट होंगे आप उनको एक्सेप्ट करोगे। टू अटेन दिस कंप्लीटेड स्टेटस ऑल डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू दैट। ये अब देख लीजिएगा इसको एक दफ़ा। कंट्रोल स्कोप, अगर किसी चेंज रिक्वेस्ट की वजह से आपके प्रोजेक्ट का स्कोप थोड़ा सा वाइडर हो जाता है या थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आपने उस स्कोप को कंट्रोल करना है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना। आपने स्कोप को हमेशा लिमिटाइज करना है, उस बाउंड्रीज तक लेके जाना है, अपने अपने प्रोजेक्ट को उस बाउंड्रीज तक ही रखना है जो आपके लिए एक्सेप्टेबल और कंट्रोलेबल होंगी। ठीक है, कंट्रोल से बाहर नहीं आपने जाने देना अपनी बाउंड्रीज को प्रोजेक्ट की। कंट्रोल शेड्यूल, इसके लिए आप लोगों ने बेसिकली जब भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो उसका एक शेड्यूल डेवलप करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपने सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो आपने जो शेड्यूल बनाया हुआ होगा आपने उस शेड्यूल को रिस्ट्रिक्ट भी करना है, उस शेड्यूल को कंट्रोल भी करना है। ऐसा ना हो कि आपका शेड्यूल जो है वो स्लिप करता जाए। जैसे आपकी कुछ एक्टिविटीज़, फ़र्ज़ करो कुछ टास्क जो हैं वो अगर आपने 2 वीक्स का डिसाइड किए हुए हैं वो 4 वीक में कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये स्लिपेज हो रही है। आपने ये स्लिपेज या ये जो शेड्यूल आपने बनाया हुआ है इसको भी आपने कंट्रोल करना है कि ये शेड्यूल जो है वो एक्सटेंड ना हो, ये शेड्यूल जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में लॉस ना दे। तो ये चीज़ें आपने कंट्रोल शेड्यूल के अंदर परफॉर्म करनी है। फिर कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट को नहीं बढ़ने देना। जो आपने ऑलरेडी डिसाइड की हुई है कॉस्ट या जो ऑलरेडी आपने प्री प्लान सोची हुई है कॉस्ट, आपने कोशिश करना है उसी कॉस्ट के अंदर अंदर रह के आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। उस कॉस्ट से कम में बेशक कंप्लीट कर लें, ज़्यादा पे आपने कंप्लीट नहीं करना। परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को आपने कंट्रोल करना है। इसके लिए बेहतरीन बेशुमार मेथड्स हो सकते हैं। जैसे आप क्वालिटी इंश्योरेंस टीम जो है उस टीम के कुछ विजिट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो रख लें, हफ्ते में एक विजिट या 2 हफ्ते बाद एक विजिट, ताकि जब भी वो आए वो आपके वर्क की क्वालिटी को साथ साथ मेजर करते रहें।
साथ साथ आपकी आपकी जो वर्क की क्वालिटी है उसको जज करते रहें। अगर आपके वर्क की क्वालिटी साथ साथ जज होती रहेगी तो दैट मीन्स पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद जो आपका वर्क होगा या जो डिलीवरेबल होगा या जो आउटकम होगी, डेफिनेटली उस आउटकम में किसी किस्म की क्वालिटी के ऊपर इशू नहीं होगा। आपकी जो फाइनल रिजल्ट होगा उसकी आउटकम वही होगी जो आपकी डिजायर्ड होगी, जो आप चाहते होंगे। तो इसलिए एक ये मैकेनिज्म हो सकता है, या आप मंथ में एक दफ़ा या आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप क्वालिटी एश्योरेंस टीम को बुला लेते हैं ताकि वो आपकी चीज़ों को जो है वो क्वालिटी वाइज अश्योर कर सकें कि क्वालिटी आपकी ठीक है। तो इसके लिए वो फिर मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हम उन टेस्टों की तरफ नहीं फिलहाल जा रहे। रिपोर्ट परफॉर्मेंस, आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के जो भी इस वक्त वर्किंग्स हैं, जो भी इस वक्त आपके प्रोजेक्ट की सिचुएशन है, आपके प्रोजेक्ट की जो भी इस वक्त रिपोर्ट्स हैं, आपने साथ साथ सारी रिपोर्ट्स अपने एग्जेक्टिव्स को, अपने स्पॉन्सर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, प्रोजेक्ट लीडर्स को, टीम लीडर को, सबको, ठीक है, आपने रिपोर्ट करते जाना है। अपने परफॉर्मेंस के बारे में साथ साथ बताते जाना है, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल आपके पास होता है। 15 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आपने उस शेड्यूल के मुताबिक अपने जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो बॉसेस हैं, आपने उन बॉसेस को बताते जाना है कि शेड्यूल में इतना टास्क लिखा गया था कि हम कंप्लीट करेंगे 1 माह में, और अब हमने इस वक्त इतना टास्क कंप्लीट कर लिया हुआ है, ताकि आपके जो बॉसेस हैं या जो आपके स्पॉन्सर्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिंपल टर्म स्टेक होल्डर्स को आइडिया होता जाए कि आप जो काम कर रहे हो क्या वो एज पर प्लान काम हो रहा है या प्लान से थोड़ा हट के काम हो रहा है। अगर तो एज पर प्लान हो रहा होगा काम तो फिर वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, फिर वो आपको इसी तरह से प्रोजेक्ट को लेके चलने देंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर एंड कंट्रोल रिस्क। यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर जो आपके रिस्क हैं, जो मल्टीपल हो सकते हैं, आपने उनको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है ना। और आइडेंटिफाई की जो स्टेज थी वो आपको याद होगा, हमने इनिशिएट प्रोसेस ग्रुप में पढ़ ली है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपके रिस्क हैं उनको मॉनिटर करना है, ठीक है। आपने अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है, ताकि अगर कहीं भी किसी वक्त प्रॉब्लम आ जाए तो दैट मीन्स आप समझ जाओ कि रिस्क आ गया है, ठीक है। आपने उस रिस्क को उसी वक्त फौरन जो है वो आपने उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है या आपने उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्टर्ड प्रोक्योरमेंट्स। जो प्रोक्योरमेंट्स आपने एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप में करनी थी ना, यहाँ पे आपने उन प्रोक्योरमेंट्स को एडमिनिस्टर करना है। मतलब आपने उन प्रोक्योरमेंट्स की यूं कह लें कि वेरिफिकेशन करनी है, आपने उन प्रोक्योरमेंट्स की इंस्पेक्शंस करनी है। आपने देखना है कि क्या वो प्रोक्योरमेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स हुई हैं या नहीं हुई। क्या जो रिक्रूटमेंट्स की गई हैं या जो प्रोक्योरमेंट्स खरीदारी की गई है, क्या वो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली की गई है जो कंपनी ने बनाए हैं और जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने बनाए हैं। क्या उन रूल्स के अकॉर्डिंगली की गई हैं प्रोक्योरमेंट्स, दैट मीन्स कि आपकी प्रोक्योरमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो ये सारे काम आपने बेसिकली यहाँ करने हैं एडमिनिस्टर के अंदर। आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है प्रोक्योरमेंट्स की, सिंपल टर्म्स में आपको ये अगर बात करूँ तो all projects require procurements of some resources so that their performance matches project timelines and budget this process manages। अब वो बता रहा है कि हर प्रोजेक्ट को जो है वो कुछ चीज़ों की खरीदारी की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट किया जा सके। तो यहाँ पे बेसिकली एक साइकिल दिखाया गया है, जो कि ये कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो आपने बार बार रिपीटडली परफॉर्म करनी है, ठीक है। मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के अंदर ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को आपने रिपीटडली परफॉर्म करना है, एक साइकिल की शक्ल में परफॉर्म करना है, ताकि ताकि आपकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो एक अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके। जैसे प्रोग्रेस एंड स्टेटस रिपोर्ट्स, ये आपने तैयार करनी है, अपडेट्स करना है प्लान को, रजिस्टर करना है रिस्क को, जितने रिस्क होंगे उनको लिखना है आपने, ठीक है। उनकी रिस्क की वजह लिखनी है, रिस्क को ठीक कैसे किया जाएगा ये लिखना है, चेंज रिक्वेस्ट, वर्क प्रोडक्ट डिलीवरेबल्स। तो ये एक साइक्लिक अप्रोच है जो यहाँ पे चलेगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट वन है वो है क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप। इसमें आपने बेसिकली प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना होता है और हैंड ओवर कर देना होता है अपने कस्टमर को या जो आपका
एंड यूज़र होता है। तो इसमें जितनी भी आपने ख़रीदारी की होती है, प्रोक्योरमेंट्स की होती है, जितने भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने ख़त्म कर देने होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाइंड अप किया जाता है चीज़ों को। दोज प्रोसेसेस परफॉर्म टू टर्मिनेट फॉर्मली ऑल एक्टिविटीज़, क्या आपने तमाम एक्टिविटीज़ को फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मली तौर पे, इनफॉर्मली नहीं, रिटर्न बाकायदा लिख के आप लोगों ने तमाम एक्टिविटीज़ को जो है वो ख़त्म करना है प्रोजेक्ट की और प्रोजेक्ट फेज, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट को या प्रोजेक्ट की फेज को आपने बेसिकली जो है वो टर्मिनेट करना है फॉर्मली तौर पे। एंड ट्रांसफर ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्ट टू अदर्स आर क्लोज अ कैंसल्ड प्रोजेक्ट। समटाइम्स क्या होता है, हम किसी प्रोजेक्ट को कैंसिल करते हैं और समटाइम्स हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। अगर तो प्रोजेक्ट को कैंसिल किया होगा तो तब भी यहाँ पे क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में आपने फॉर्मली तौर पे उसके बारे में मेंशन करना है। अगर आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने पे ख़त्म किया होगा तब भी आपने उसको मैनेज करना है। अगर आपने किसी एक फेज़ को कंप्लीट किया होगा तो तब भी आपने उस फेज़ को फॉर्मली टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो अ केयरफुल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्लोजर phase could ensure that project is brought to a controlled and कहता है कि एक अच्छी अप्रोच तो ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो एक आपका प्रोजेक्ट एंड हो कंट्रोल्ड वे में, अनकंट्रोल्ड वे में आपका प्रोजेक्ट एंड ना हो, मतलब एक अच्छे रीजनेबल अंदाज से आपका प्रोजेक्ट जो है वो एंड किया जाए, जिसमें नजर आ रहा हो कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिट, आपके प्रोजेक्ट की वजह से बेनिफिट हुआ होगा, कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। विच इन प्रैक्टिस मीन्स दैट, अब वो बता रहे हैं कि क्या क्या काम करने हैं। ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स आर फॉर्मली ट्रांसफर्ड टू अदर्स, तमाम डिलीवरेबल्स को आप ट्रांसफर कर दोगे। अगर फेज कंप्लीट हुई है तो नेक्स्ट फेज में, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है तो आप कस्टमर को हैंड ओवर कर दोगे। ऑल ऑफ द लेसन्स लर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर डॉक्यूमेंटेड एंड अचीव्ड, जितनी वर्कशॉप्स, जितनी ट्रेनिंग्स हुई होंगी आपकी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, आपने सारी की सारी जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सबमिट करवानी होती हैं। एनी कॉन्ट्रैक्ट्स एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोजेक्ट आर फॉर्मली क्लोज्ड, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किए होंगे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए के साथ, या जितनी आउटसोर्सिंग की होगी, या जितने आपने कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉयज़ हायर किए होंगे, आपने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म कर देने हैं। तो ये यहाँ पे काम है 3 जो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, जो कि आपने क्लोजिंग में करने हैं। क्लोज प्रोजेक्ट और फेज, पहला काम है कि आप प्रोजेक्ट को या फेज को कंट्रोल करेंगे। दूसरा काम है कि आपने प्रोक्योरमेंट्स को क्लोज करना है, जितनी भी खरीदारी की होगी आपने उस खरीदारी को ख़त्म कर देना है, वाइंड अप कर देना है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अब ख़त्म हो चुका हुआ है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपने वो हैंड ओवर कर देना है। तो तीसरा काम इसमें जो होगा वो है प्रोजेक्ट क्लोजर मीटिंग। लास्ट पे एक मीटिंग होगी, फॉर्मल मीटिंग होगी बाकायदा, जिसे प्रोजेक्ट क्लोजर मीटिंग कहेंगे। उस मीटिंग में आपकी जो बुकलेट होती है ना, प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपका यहाँ पे वाइवा होता है ना, इसी तरह से एक प्रोजेक्ट क्लोजर मीटिंग होगी। उस मीटिंग में आप बुकलेट जो है वो अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करेंगे और उनको एक जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो उनको देंगे, एक डेमो देंगे पूरे प्रोजेक्ट का, ताकि उनको आइडिया हो सके कि आपने पूरे प्रोजेक्ट में जो काम किया है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो कैसे जो है वो परफॉर्म किया जाएगा काम जो आप लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट में कंप्लीट किया है। तो प्रोजेक्ट क्लोजर मीटिंग में ये काम किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके जो स्पॉन्सर्स या जो एग्जेक्टिव्स हैं, अगर वो कोई अलाउंसेस या कोई भी आपको जो है वो बेनिफिट्स देना चाहते होंगे, तो वो प्रोजेक्ट क्लोजर मीटिंग के अंदर बाकायदा फॉर्मली तौर पे जो है वो अनाउंस करेंगे, जो भी उन्होंने आपको इंसेंटिव्स देने होंगे। तो ये बेटा आप लोगों का प्रोसेस ग्रुप्स थे, टोटल 5 प्रोसेस ग्रुप्स थे, जिनके अंदर फर्दर सब प्रोसेसेस थे हमारे, जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। ये आगे समरी है पूरे चैप्टर की, तो ये आप लोगों ने अब जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है जी, मेरे ख्याल यहाँ तक ही रखते हैं आज की क्लास को।